Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। मुल्क में जहां सियासी हलचल उरूज पर है, वहीं सियासत में बयानबाजियों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। यूं कहा जाए कि हालिया पॉलिटिक्स सिर्फ जबानी कलामी चल रही है तो गलत नहीं होगा। सियासत चमकाने के हरबे हैं या सियासत गिराने के, ये तो आगे आने वाले इंतखाबात में पता चल ही जाएगा कि किस्मत का सिक्का किसके हक में घूमता है और किसकी कोशिशें काम कर रही हैं। खैर, ये सब तो हमारे जमहूरी निजाम का हुस्न भी है और इस बात में तो कोई शुबा भी नहीं। लेकिन आजकल हमारे सियासतदानों की राह में अदालती रुकावटें भी कोई कम नहीं। एक तरफ जहां हमारे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बच्चों पर केसेस चल रहे हैं, वहीं हमारे वजीर खजाना के खजानों पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी हवाले से आज एक अहम पेशी भी जारी है, जिस पर आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट भी करते रहेंगे। बिल्कुल, लम्हा ब लम्हा अपडेट भी करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो समात का सिलसिला जारी है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं। अगर बात की जाए शरीफ खानदान के हवाले से, तो नैब में जो उनके रेफरेंसेस हैं, उनकी समात होना एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है पूरे पाकिस्तान पे कि उनकी हुकूमत है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो समातें हैं उनका सिलसिला जारी है। और ख़ास करके अब नून लीग की जानिब से भी ये स्टांस ले लिया गया है कि वो फाइनली इन समातों का सामना करेगी और गाहे बगाहे आने के बाद एक एक के साथ आने के बाद जो है वे तमाम समातें सुनेंगे भी और इसका जवाब भी देंगे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए समातों की, तो जहां समातों का मौसम है तो वहां जहांगीर खान तरीन की नाअहली केस के हवाले से भी आज समात की जा रही है, जिसमें देखें कि क्या डेवलपमेंट होती है और क्या नई चीजें सामने आती हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर हम अपने शो के हवाले से बात करें तो हमारे मुल्क में जहां पे ओवरऑल स्पोर्ट्स ज़बूहाली का शिकार है, वहीं पर हमने देखा कि फीफा की जानिब से अब हमारी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और उसके काफ़ी कड़े एलिगेशन लगाए हैं और फिर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। फैसल सालेह हयात ने सारा जो मलबा है इस रुकनियत मुअत्तल होने का वो डाल दिया है जनाब हुकूमत के ऊपर और नाकिस पॉलिसी के ऊपर। जबकि अगर कैप्टन सफदर रिटायर्ड की बात की जाए तो उनके तर्जुमान की जानिब से भी फैसल सालेह हयात पर तनकीद का सिलसिला जारी है। इन तमाम टॉप स्टोरीज को आज हम अपनी शो में शामिल करेंगे और इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। बिल्कुल जनाब, जहां पर सबा ने जिक्र किया है फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत की मुअत्तली के हवाले से, वहीं पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल पहले ही ज़बूहाली का शिकार है और ऊपर से ये जनाब जो इकदाम किया गया है, इसके बाद भी कई अहम सवालात की सूरत में कई इल्जामात भी इस वक्त हवा में गर्दिश करने लगे हैं। इसको कोताही कहें या फिर इसका जिम्मेदार कौन है, या इस फैसले के बाद वापसी की कोई राह बन पाएगी या नहीं, इन सब समेत और बहुत से अहम सवालात के जवाब शो में आज हासिल करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। एहतसाब अदालत में इसाकदार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस केस की समात, इस्तिगासा के 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। खजाने के वजीर भी अदालत में मौजूद, सिक्योरिटी सख्त, रास्ते सील। एहतसाब सबका होगा, शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस मेरिट पर चलेंगे, प्रोसिक्यूशन की खुद निगरानी करूंगा, नए चेयरमैन नैब का चार्ट संभालते ही बड़ा ऐलान। दुबई रियल एस्टेट में पाकिस्तानियों की 8 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की निशानदेही, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का वफाकी तहकीकाती इदारे को तहकीकात का हुक्म। और पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन चलाने का मामला हल ना हो सका, फीफा ने मुतादिद वार्निंग्स के बाद पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। अब पाकिस्तानी टीम या खिलाड़ी इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबारात की हेडलाइंस पर। जी, क्या है आज आपके पास? जी जनाब, इस वक्त एक्सप्रेस रोजनामा में आज मेन और अहम बयान जिसका लगाया गया है वो है हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से। और
ये अहम बयान है सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी बेहतर कर दी है, अब इकोनॉमी मजबूत बनाई जाएगी। कल आर्मी चीफ की जानिब से जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से मईशत के बारे में बातचीत की गई और बताया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त शरह नमू बेहतर है, लेकिन कर्जे आसमानों से बातें कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि मशरिक और मगरिब में अपने हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। साथ साथ उनका ये कहना था कि मैं अफगानिस्तान और भारत को ताल्लुकात बेहतर करने का पैगाम देता हूं और खुलूसे दिल के साथ ही पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि इस बात से सभी वाकिफ हैं कि ये खित्ता जब भी डूबेगा तो एक साथ डूबेगा और इस खित्ते की कश्ती रवा होगी तो भी एक साथ ही होगी। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हम लोगों को मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन डेफिनेट बात ये एक जो अहम है यहाँ पर जानने के लिए आप लोगों के लिए वो ये कि पुरअमन ताल्लुकात के लिए और बेहतर माहौल के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही कि ये ताल्लुकात दोनों तरफ से बेहतर किए जाएं, ताली दोनों हाथ से बजाई जाए। यही बयान थे आर्मी चीफ के जो एक्सप्रेस ने अपनी मेन हेडलाइन लगाई। अच्छा, आर्मी चीफ के हवाले से आपने बात की तो जंग ने भी इस बयान को मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ और कर हमने देखा कि पीसीसी का जो इजलास था उसकी एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। एक रोज़ा ये सेमिनार था और बेसिकली इसमें जो भी गैर यकीनी की सूरत हाल है कराची के ताजरों के हवाले से, कराची के ताजर इस सेमिनार में बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिसमें ख़ास तौर से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन ताजरों को मुखातिब करते हुए कहा कि जो भी बेयकीनी की सूरत हाल है, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किए जाएँ, क्योंकि दुश्मन ने जब भी पाकिस्तान पर वार करना होता है तो वो कराची में अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करते हैं, जिसके लिए कराची में पूरी कोशिश की जाएगी कि अमन अमान बहाल रहे। और इसके अलावा साथ साथ उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से भी कहा कि दहशतगर्दी के जो भी अज़ाइम है उसको बिल्कुल नाकाम बना दिया है पाक फौज ने। और साथ साथ उन्होंने ये भी सूरत हाल के ऊपर बातचीत की कि अफगानिस्तान हो, भारत हो, हम मिल बैठ कर बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो यकीनी बनाए जाएँ। और साथ साथ वही एक पैगाम, साथ साथ वही एक बात जो कि पाक फौज का हमेशा से स्टांस है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने बुरी आंख से देखा तो फिर पाक फौज बिल्कुल तैयार है। तो ये जो बयान था, ये जो ओवरऑल एक सेमिनार था, इसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई और इस सेमिनार में सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनके कल तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया। बिल्कुल जनाब, एक तो आर्मी चीफ का अहम बयान है, दूसरी जानिब हमने देखा कि चेयरमैन नैब ने भी अपना हल्फ उठा लिया है और उसके बाद उन्होंने भी कल मीडिया से जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि एक नारा लगाया गया कि एहतसाब सबके लिए, जिसने ये बात वाज़ेह कर दी कि अब चेयरमैन नैब की तब्दीली के बाद शायद कोई राय ऐसी नजर आए जिसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हों। चेयरमैन नैब के ऊपर जिस तरह के पहले इल्जामात आते रहे हैं और नैब की कारकर्दगी के ऊपर जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं, शायद अब इनकी निगरानी में ये इदारा कुछ बेहतर तौर पर काम अंजाम दे सके। साथ ही साथ जो एहतसाब सबके लिए का नारा लगाया गया, उसके साथ साथ कुछ बयानात भी दिए गए जिसमें उनका ये भी कहना था कि जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा, चाहे जिसको सजा दी जाए चाहे जिसको जजा दी जाए। तो कोई भी अपने ख्वाबों की ताबीर को इस वक्त नैब के साथ ना जोड़े, क्योंकि हम जो भी करेंगे वो कानून की कार्रवाई के मुताबिक करेंगे। तो ये अहम बयान चेयरमैन नैब की जानिब से यहाँ पर लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि इदारा चेयरमैन नैब की, नए चेयरमैन नैब की निगरानी में किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस अदा करेगा। एक और जो अहम खबर है वो ये है कि एमकेएम पाकिस्तान की आज वजीर आजम से मुलाकात होनी थी, जो कि मुलतवी कर दी गई है और इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि क्या वजह बनी। और दूसरी जो एक यहाँ पर खबर है, अहम खबर है, वो ये है कि सेनेट शरी रहमान को बोलने से रोक दिया गया और इस खबर को भी जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया है। और अगर ओवरऑल बात की जाए रेंजर्स के हवाले से, जिसमें विफाक और सूबाई हुकूमतों में हमेशा जो है वो ठन जाती है, सिंध हुकूमत का अपना स्टांस होता है जबकि विफाक का अपना स्टांस होता है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आई इस मामले में और खामोशी से दिन के लिए फिर से रेंजर्स के अख्तियारात में तोसी कर दी गई है। तो कराची वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कराची वाले तो खुद मुतालबा करते हैं कि जी रेंजर्स है तो कराची में अमन है। साथ साथ अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो एक दफ़ा फिर से आसिफ अली जरदारी साहब खुलकर बोले हैं और परवेज़ खटक के गाँव में मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने परवेज़ खटक को तनकीद का निशाना बनाया, केपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साथ साथ उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक उनके साथ ही होते थे, उनके दफ्तर में परवेज़ खटक ने किया क्या, करप्शन की, परवेज़ खटक ने डेंगी किया और साथ साथ उन्होंने एक सूबे को तो तरक्की दे नहीं सके तो पाकिस्तान में वो क्या तब्दीली लाएंगे। तो अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे हैं और उनकी तरफ से बयानात का और तनकीद का सिलसिला जारी और सारी है।
बिल्कुल जनाब, कराची के हवाले से बहुत सी खबरें हमने शामिल तो की हैं, लेकिन लाहौर के हवाले से भी एक अच्छी और जबरदस्त खबर यह है कि ट्रैफिक में काफी बेहतरी नजर आ रही है लाहौर में, और अब बाकायदा तौर पर वहां पर कैमरास लगा दिए गए हैं कि जो भी शख्स सिग्नल तोड़ेगा उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। तो अच्छी बात है जनाब, अगर कोई निजाम में बेहतरी आ रही है। मैं एक लाइन जरूर बोलूंगी कि भाई जहां हुकूमत की तवज्जो होगी वहां पर बेहतरी तो आएगी। अब कराची वाला हाल तो है नहीं कि बारिशें हो जाएं तो गटर उबलते रहें, कोई बात नहीं, कराची वाले मैनेज कर लेते हैं। हम बाकायदा एक टॉपिक रखेंगे और इस पर बात करेंगे कि कराची के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कराची में इस तरह से कैमरास क्यों नहीं लग सकते। वेल, कराची की बात हो रही है, कराची में है तो सब कुछ, कैमरास भी हैं, लेकिन उसका प्रॉपर इंतजाम नहीं है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। कराची का ही रुख कर। बिल्कुल जनाब, सबसे पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कराची से, एहसन इकबाल, उनकी जानिब पढ़ेंगे। एहसन अब्बासी जी, एहसन बताइएगा कराची में आज क्या एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही है, मौसम का भी हवाल बता दें। जी बिल्कुल, मौसम तो बिल्कुल गर्म है, अभी भी जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। आवाम जो है वो एहतियात बरत रही है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सरकारी इंतजामिया की जानिब से जो है वो शहरी हुकूमत की जानिब से और निजी इदारों की भी जानिब से अपनी मदद आपके तहत जो है पानी की सबीलें लगाई गई हैं। इसके अलावा कोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं। आज MKM की जानिब से भी जो है वो MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की पेशियाँ हैं ATC में। इसके अलावा जो है जो अच्छी खबर है वो ये है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक इकदाम देखने में आया है। अवामी एक्सप्रेस में इजाफा किया गया है बोगियों का, उसमें जो है 7 बोगियां जो है वो इजाफी लगाई गई हैं। कराची से कोयटा जो है वो रवाना कर दी गई है। DG रेलवे की जानिब से इफ्तिताह किया गया है, जिसमें लगेज के लिए जो है वो भी बोगियों का इजाफी इस्तेमाल किया गया है, लगाई गई हैं। और इसके अलावा मुसाफिरों के लिए और AC पोलर का भी उसमें इजाफा किया गया है। ठीक है जी, एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे और बड़ी अच्छी खबर। ये बोगियों के हवाले से 7 बोगियों का इजाफा कर दिया गया है। कराची टू कोयटा ये ट्रेन चलेगी और साथ साथ AC भी है। क्या बात है जी, कुछ तो डेवलपमेंट हो रही है। अभी हम गिले शिकवे कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं और शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं और जानते हैं कि शहर इक़्तिदार में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक जी। राना तारिक, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज शहर इख्तितार में कोई ख़ास ज़्यादा अहम एक्टिविटीज़ तो नहीं है। सबसे अहम एक्टिविटी जो है वो एहतसाब अदालत में है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की आज पेशी है, 5वीं पेशी है। समाअत अदालत में शुरू हो चुकी है और कमरा अदालत में दलाइल दिए जा रहे हैं और गवाहान को जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं। तमाम एहतसाब अदालत के बाहर जो है खातिर खा हुकूमत की जानिब से, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 200 पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं, FC के एहलकार तैनात किए गए हैं। जबकि इसहाक़ डार के साथ कमरा अदालत में वफाकी वज़ीर अनूशा रहमान, दानियाल अजीज़ और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो मशीर हैं वज़ीर आज़म के कानून इंसाफ के हवाले से, वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। और दलाइल इस वक्त ख्वाजा हारिस के जारी हैं। फ़र्ज़ जुर्म पर इस्तिग़ासा की जानिब से जो गवाहान पेश किए गए हैं उन पर जिरा की जा रही है। 11 बजे तक ये समाअत जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। ताहम इस वक्त सबसे अहम जो इस्लामाबाद का इवेंट जो है वो एहतसाब अदालत में इसहाक़ डार के खिलाफ केस की समाअत है। जी ठीक है, इसहाक़ डार के खिलाफ आज केस की समाअत जारी है और 11 बजे तक ये समाअत का सिलसिला निपटा दिया जाएगा। ये बताइएगा राना तारिक कि आपकी नून लीगी रहनुमाओं से कोई बात हुई, कोई गैर रस्मी बातचीत हुई, कोई मौक़िफ़ सामने आया उनका? जी बिल्कुल, वही पुराना मौक़िफ़ है उनका यही कहना है कि ये नैब के जो मुकदमात बनाए गए हैं, हमने पहले भी नैब के अमरीत के दौर में भी जो नैब के मुकदमात बनाए हैं वो भी हमने भुगते हैं। और ये भी जो नैब के मुकदमात हैं ये भी झूठे हैं, पुराने केसेस, गड़े मुर्दे जो हैं वो जो उखाड़ के लाई जा रहे हैं नैब की तरफ से। लेकिन कोई ख़ास इन केसेस में जान नहीं है। हम इन केसेस में भी सुरखरू होंगे और जो मुकदमात बनाए गए हैं नैब की तरफ से, जो गवाहान पेश किए जा रहे हैं वो भी मुर्दा घोड़े की तरह हैं। ताहम इन केसेस में हम कोई जान नहीं है, लेकिन हम इन मुकदमात में भी सुरखरू होंगे। हमारी क़यादत ने हमें ठीक है। अच्छा राना तारिक, इससे पहले हमने देखा था कि एहतसाब अदालत के बाहर जो है सिक्योरिटी के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए थे। आज भी ओवरऑल बताइएगा कि मीडिया को खास किस्म की जगह दी गई है, तमाम चीज़ें प्रॉपर हैं एहतसाब अदालत के बाहर? जी बिल्कुल, पहले जो पेशियाँ थी एहतसाब अदालत में यहाँ पर डिस्टर्बिंग का माहौल था। यहाँ पर मीडिया को भी नहीं जाने दिया जाता था, कारकुनों सियासी रहनुमाओं को भी नहीं जाने दिया गया।
यहाँ पर तैनाती की गई थी, अब रेंजर जो है वो विड्रा कर ली गई है। एहतसाब अदालत से तमाम वफाकी वज़रा को जाने दिया जाता है, उनकी शनाख्त के बाद मीडिया के नुमाइंदों को समात में जाने दिया जाता है। आज जज साहब की तरफ से भी जो है वो ऑब्जर्वेशन दी गई है कि मीडिया होगा तो शफाफ ट्रायल होगा और शफाफ रिपोर्टिंग जो है वो सामने आएगी। बहुत शुक्रिया राना तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद। यहाँ पर एहतसाब अदालत में आज अहम पेशी हो रही है और 11 बजे तक ही पेशी का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त को एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, आज अखबारों में क्या कुछ था और मुख्तलिफ शहरों में क्या कुछ हो रहा है ये तो आपने जाना, लेकिन अब अखबारात में कौन कौन से मौज़ूआत आज ज़ेरे बहस हैं। और साथ साथ जनाब आज एक अहम दिन भी है, उस दिन की मुनासबत के हवाले से अनवार हाशमी साहब तो नहीं, लेकिन आज नफीस साहब हमारे साथ जरूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। क्या है आज इदारियों में आपके पास? जी, अनम डॉन का इदारिया है डेमोक्रेटिक डेस्टिनी। हमने देखा है आज जो एक दिन आपने जिक्र किया है 18 साल कबल पाकिस्तान की जो एक नया तबाहकुन तजर्बा किया गया, इसके हवाले से डॉन ने इदारिये में ही कहा गया है कि मुशर्रफ जो हैं वो दूसरे आर्मी चीफ थे जिन्होंने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया और चौथे वो आर्मी चीफ थे जिन्होंने इलीगली इस मुल्क को हुकूमत की। और ये उन्होंने ये कहा कि जो तीन पहले और उसके बाद चौथा जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का तजर्बा था ये जो है तबाहकुन रहा है मुल्क के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है कि डेमोक्रेसी जो है वो है, उसका पाथ वही है और मिलिट्री रूल इज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये क्लियर बात है। चाहे आप कोई ये पेश करें वजह कि हमें ये मसला था, मुल्क के हालात बड़े ख़राब थे, जिस तरह मुशर्रफ पेश कर रहे हैं और आज भी अपने उस मौजू को अपने जो मौक़िफ़ पर कायम है कि मैंने जो किया मुझे कोई पछतावा नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है। लेकिन इदारिया ये कहता है कि डिक्टेटरशिप कहीं से भी किसी भी तरीके से जमहूरियत का नमुल बदल नहीं हो सकती और हमने इस चीज़ को बहुत भुगता है। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी कही है कि इतनी चीज़ें मसाइल का भुगतने के बाद भी जमहूरियत हमारी इदारों के बायस जो है वो आज कमज़ोर है। और नवाज शरीफ के बारे में तो वैसे दूसरे इदारे भी कह रहे हैं और आर्टिकल भी कह रहे हैं कि वो भी अपनी सियासत के बायस जो है आज वहीं खड़े हैं जहाँ से उन्होंने उसका आगाज़ किया। अच्छा, इसी बात से मैं कंटिन्यू करूँगी कि जमहूरियत हमारे मुल्क में है कमज़ोर ही सही, जैसे तैसे चल रही है लेकिन चल रही है। और नवाज शरीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो नून लीग हमेशा ही क्यों ऐसा होता है कि इतनी बड़ी सियासी जमात जो कि इतने अच्छे खासे वोट बैंक से आती है, जिसका पंजाब में इतना असर रसूख है, उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं तो जवाल पजीर हो जाते हैं। क्या वजह क्या है? नून लीग की पॉलिसीज़ कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं या फिर चौधरी निसार की बातों से आप इत्तफाक करेंगे कि मुशीर जो है कुछ वो तो सब देखें। नून लीग की आप बात करें अगर ओवरऑल देखें ना तो जमहूरियत को पनपने दिया नहीं गया है और उसकी वजह सबसे बड़ी वजह, चाहे वो आप नवाज शरीफ ले लें या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ले लें या कोई और ले लें, जमहूरियत पनपने इसलिए नहीं पाई गई कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके अपने सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल हैं, रूल्स उनके हैं, वो अपने डोमेन में काम करते हैं और वो नहीं चाहते कि हमारे कोई और जो है उस पैरामीटर्स को या उस बाउंड्री को क्रॉस करे या वायलेट करे। इसकी वजह से जो है कानून जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई बार जो है वो उसकी पामाली की गई है। अगर तमाम इदारे अपने अपने ऑर्बिट में अपने एम्बिट में काम करें और एक दूसरे का एहतराम करें तो जमहूरियत जरूर पनपेगी और मुल्क की तरक्की का राज भी जमहूरी इस्तेहकाम में है। बड़े सवालात इस वक्त जहन में आ गए हैं, जैसे आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। इतना अरसा गुजर गया है सबको, 3 बार उनकी हुकूमत आई, 3 बार उनकी हुकूमत गिरी है, उसके बावजूद भी लोग उन्हें वोट देते हैं, उसके बावजूद भी वो आते हैं, इलेक्ट होते हैं, हुकूमत करते हैं और फिर से उन्हें हटा दिया जाता है। ये सारे पीरियड के अंदर जहां आपने बात की कि वहीं पे खड़े हैं, आपको लगता है कि इन सारे दौरानियों के अंदर नून लीग के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं आया अभी तक, मजीद इनकी जो मकबूलियत है वो नहीं बढ़ी, या कोई और वजह आप समझते हैं ऐसी है जिसकी वजह से बार बार इनको हटा दिया जाता है और अभी सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जहां से शुरू हुए थे? देखिए, नून लीग जो है या कोई भी जमातें हैं वो अपने वर्कर्स के हवाले से जो हम कहते हैं वो अभी हमने ज़मीनी इंतखाबात में देखा और वो हमारा एक टेस्ट था कि क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि क्या फैसले हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। हम अभी ये देखा कि एक शख्सी उसके लिए नून लीग ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करवाया, उस पर भी उनकी मजम्मत हुई है। अभी हमने देखा सेनेट में भी जो है ना, सेनेट ने अपने ही बिल को पास किए, बिल की जो है ना वो करारदाद उसके अगेंस्ट लिया, मजम्मत की है। वोट बैंक जो है जमात का वो नून लीग का इस वक्त अगर मैं समझता हूँ तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क आया होगा लेकिन वो इंटैक्ट है। नून और नवाज शरीफ ने जो अपनी कैंपेन की है, नवाज शरीफ को नुकसान इसलिए हो रहा है कि इस वक्त फ़िलहाल कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जा रहे हैं और
फौज पर और अदालत पर, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। वरना उनके मैं कंटिन्यू करूंगी कि नून लीग का जो स्टांस है, जब नून लीग को फ्रंट फुट पे आके खेलना ही नहीं होता तो फिर ये बैक फुट पे चले जाते हैं। तो जब आपने बैक फुट पे जाना ही है, आला क़यादत जो है वो बड़े जबरदस्त बयान देती है, उसके बाद जो दूसरी क़यादत है, जो दूसरे रहनुमा है, वो चीजों को सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, अगर आप नहीं आगे आके बात कर सकते, नहीं फ्रंट पे आ सकते, तो फिर आप फ्रंट पे आते ही क्यों हैं? फिर आप मामलात को पार्लियामेंट में ही हल कर लेते। देखिए, अगर आप इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो नून लीग में भी कुछ जो बड़े हाई लेवल की जो उनकी लीडरशिप है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वरना ज्यादातर ऐसे हैं जो अब चाह रहे हैं कि जो सेटल्ड हो जाए, जो मामलात हो जाए, और वो बयान इस तरह के दे रहे हैं। खुद हमारे आर्मी की तरफ से भी बयान मुस्बत आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे जितने भी डैमेज ऑलरेडी भी डन, लेकिन अब जो कुछ भी हो चुका है, अब हमें अपने जो जिस वक्त हालात हैं हमारे, वो सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, सियासी जमातों को भी, अवाम को भी, और इदारों को भी। नून लीग इतनी मजबूत थी जितनी अब हो चुकी है। देखिए, नवाज शरीफ एक पहले उन्होंने कहते थे कि वो जो है वो डिक्टेटरशिप की गोद में पनपे हैं और पले हैं और उसी से आए हैं, और इमरान खान तो ने कहते हैं ना चुसनी पी के आए हैं वो उसकी। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने इस दौर इक़्तिदार में रहते हुए अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, उन्होंने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। मतलब आप अल्टीमेटली उस जगह पर आ गए जो मैं आपसे निकलवाना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि अब वो उसी पोजीशन के ऊपर खड़े, दो अदालती फैसलों की जानिब से तो वो वहीं पर खड़े हैं, बार बार उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वोट बैंक के हवाले से हम बात करें तो जितनी मकबूलियत उन्हें इस बार मिली है, मेरा ख्याल है इससे पहले इतनी मकबूलियत कभी भी नवाज शरीफ साहब को नहीं मिली। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इदारे पे बात करना चाहेंगे। कोई महबूबाओं की बात कर रहे थे आप, कोई ताजमहल की बात कर रहे थे आप। जी, एक बड़ा, ये आपने सुना भी होगा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये आपने ये साहिर लुधियानवी की एक ये बहुत अच्छी उनकी शायरी है, और वो बड़े एक शाहकार किस्म के शायर थे। और उनकी ये शायरी शायद आपको इल्म होगा कि ये ताजमहल के हवाले से लिखी गई है। और ताजमहल जो है वो कई दहाइयों से ये और जो है एक भारत की जो है जिसके कहते हैं ना सकाफती विरसा, ना सिर्फ भारत का बल्कि आलमी सकाफती विरसा है। 7 अजायबात में उसका शुमार होता है दुनिया के अजायबात में। लेकिन अलमिया ये है कि ताजमहल के पीछे भी जो तासुबाना और तंग सोच है वो पड़ी हुई है। 2004 में 6 वकला ने ताजमहल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक, असल में इशू शुरू हुआ था परशोत्तम साहब की, जो परशोत्तम PNO के नाम से एक मुसन्निफ हैं। उन्होंने एक ताजमहल की सच्ची कहानी के हवाले से सच किया है, एक किताब लिखी थी, उसमें ये सवाल उठाया था उन्होंने कि ये मंदिर है ताजमहल, बेसिकली वो शाहजहां साहब ने जो अपनी बेगम के लिए मकबरा बनाया था, बेसिकली वो एक मंदिर था। वही इशू जो भारतीय मस्जिद के हवाले से, बाबरी मस्जिद के हवाले से छेड़ा गया और फिर उसकी मनअदम कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस 2000 में उनको ये कहा था कि आपके दिमाग में कोई खन्नास है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भारत की खुद अपनी जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, जो उनके वो था, और सकाफती विरसा, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मकबरा है। वो मसला दबा 2004 में, फिर 6 वकला ने कहा कि ये मंदिर है, फिर उसके खिलाफ आया। अब जो मसला ये है वो यूपी में एक जो सयाहती मरकज है, उन्होंने अपना नुमाइशी जो तारुफी किताबचा छापा है जो सयाहत के लिए लोग आते हैं उसके लिए, उसमें से ताजमहल को निकाल दिया गया है। अच्छा, 12,000 रोजाना बंदे जो भारत आते ही ताजमहल देखने के लिए, इतना बड़ा सकाफती विरसा जो है, जो आलमी सकाफती विरसा है, उसको निकाल ही दिया, यानी कि किताबचे से, और नए नाम शामिल कर दिए गए। और वो खुद एक जो उनके जोशी साहब जो हैं, जोशीनाथ, वो एक मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने उस मंदिर को उसमें शामिल कर दिया गया। अच्छा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का एक बड़ा मशहूर जुमला जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है, जो उन्होंने इंडिया में कहा था कि आई वांट माय नहर वाली हवेली बैक। तो अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाना है तो हमें ताजमहल वापस दे दीजिए, हम भी वापस ले लेते ताजमहल, क्यों भाई रास्ता बन जाएगा। ये उन्होंने भी कहा था। ऐसा क्यों होता है वहाँ पर कि इस तरीके से आपने जो आपका मेन मरकज है, जिस जगह सयाह आते हैं, जिस जगह के लिए आपके हजारों गाने बने हैं, जिसमें आपकी हजारों फिल्में पिक्चराइज हुई हैं, आप कैसे उसको निकाल सकते हैं? मतलब यही खुद इसी की आवाज से, सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यही आवाज खुद भारत के अंदर से मिल रही है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको समझ है, जिनको अकल है, वो तो मानते हैं ना ये बात को, वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप किस नहज पर जा रहे हैं, किस जोर पे जा रहे हैं। नहीं, वो तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे जो अदतिया जोशी के नाम से जो नाथ जो हैं, जो अदशा नाथ जो हैं, वो मिनिस्टर हैं यूपी के, और उन्होंने कहा कि सकाफत बदल रही है हमारी। पहले ये होता था कि जब ये कोई विजिट करते थे ना बाहर से लोग, तो उनको हम जो ना इंडिया की सकाफत वाकई बदल रही है, ताजमहल का वो रेप्लिका देते थे, और आज जो है हम उनको पसंदी की तरफ जा रहे हैं। अगला इदारिया क्या कह रहा है? अगला इदारिया हम देख रहे हैं एम्बुलेंस
सर्विस, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जा रही है पंजाब में। एक बहुत इदारे ने बहुत अच्छा इसमें लिखा कि एक कसूर की खातून थी जो कि लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था, उसको देखते हुए जिस हालात में उनका इंतकाल हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ने एक्शन लिया और एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी है। 900 गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जिसमें फर्स्ट एड भी होगा और पैरामेडिक्स जो एक्सपीरियंस है वो भी होंगे और तमाम जो लाइफ सेविंग जो उसमें इक्विपमेंट होगा वो होगा और वो फ़ौरन उस जगह पहुंचेगा जहां इस तरह का मसला होगा। 200 शुरू में मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुरू में, तो इदारा ये कहता है कि पीपल्स जो सिंध की गवर्नमेंट है वो भी जो है उनसे कुछ सीखे और इस किस्म की जो है अपने लोगों की जान बचाने के लिए अमल करें। आपने ये बात की थी और मैं ये बात मेंशन कर रही थी कि वाकई में जिस तरह की इनोवेशन, जिस तरह के आइडियाज पंजाब के अंदर आ रहे हैं, कराची में अगर आना शुरू हो जाए, कराची कहां से कहां पहुंच जाए और कराची मेरा ख्याल है वापस इसको कहते हैं रोशनियों वाला शहर, उसकी तरफ गामजन हो जाए। लेकिन हालात यहाँ पर कुछ और है और लाहौर के अंदर आप देखें, अभी मैं बल्कि आज नई कैंपेन भी उनकी तरफ से चली है, स्पीडो नाम की एक बस लगा दी है, फिर ऑरेंज ट्रेन अपनी जगह, मेट्रो अपनी जगह, और अब इसमें जो जो इनोवेशन लेकर आ रहे हैं ट्रैफिक के कवानीन के अंदर, क्या बात है जनाब। बहुत शुक्रिया नफीस साहब, आप हमारे साथ थे और इन अहम इदारों पर हमने बातचीत की। मजीद भी इस हवाले से बहुत सी बातें शो में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब अब कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ एहतसाब अदालत में असासजात रेफरेंस की समाअत इस वक्त जारी है और आपको ये भी बताएं कि उनमें सबसे पहला जो इल्जाम अब तक लगाया गया है वो ये है कि आमदनी से ज्यादा उनके पास असासे हैं। मजीद कौन कौन से इल्जाम उन पर लगाए गए हैं, इस हवाले से आपको ये स्टोरी दिखाते हैं। आमदनी से ज्यादा असासे कैसे बन गए, पैसा कहां से आया। नैब रेफरेंसेस में शामिल ये वो पहला इल्जाम है जो अब इसहाक डार को अदालत में अपनी आमदनी के मुताबिक साबित करना होगा। खजाने के वजीर पर दूसरा इल्जाम ये है कि क्या 831 मिलियन के असासे करप्शन की आमदनी से नहीं बनाए गए, अगर नहीं तो अदालत में साबित किया जाए। इसहाक डार पर आयद होने वाला तीसरा इल्जाम, मुख्तसर मुद्दत में असासे 91 गुना बढ़ कैसे गए, अदालत में इसका जवाब भी देना होगा। चौथा इल्जाम ये है कि वजीर खजाना ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई बेनामी और रिश्तेदारों के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाए। एहतसाब अदालत के जज के सामने तो वजीर खजाना इसहाक डार ने इन तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। एहतसाब रेफरेंस में इसहाक डार के मुल्की असासाजात की तफसीलात ज्यादा और गैर मुल्की असासों की तफसीलात कम दी गई है। ताहम नैब ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि गैर मुल्की असासाजात की छानबीन जारी है और हतमी चालान में मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। जी, और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज इंतहाई अहम केस की समाअत होने जा रही है, इस पे ओवरऑल क्या कहेंगे आप आज इसहाक डार साहब के हवाले से? देखिए, एक ज़ाहिर अहम चीज़ है कि वो समाअत हो रही है और इसहाक डार साहब मौजूद भी हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो भी मुल्ज़िम हैं वो अपेयर हो रहे हैं और यही एक तरीका है कि अगर आप कानून की बारादस्ती की बात करते हैं तो कानून के सामने पेश होना सबसे अहम बात होती है। और अब बाकी ये कि केस कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, ये ज़ाहिर है जो मुल्ज़िम होता है वो अपने पर्सपेक्टिव में देखता है, जो प्रोसिक्यूशन होती है वो अपने तरीके से देखती है, लेकिन ये अहम तरीन मुकदमा में से एक मुकदमा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक फर्द की बात नहीं है। इसहाक डार साहब जो है वो वफाकी वजीर खजाना भी हैं और ये इंटरनेशनली इस चीज़ के बड़े रिपरकशन होंगे, पाकिस्तान की मार्केट पे इसके बड़े रिपरकशन होंगे। इसलिए बहुत से लोगों का ये जो ख्याल था ये बिल्कुल दुरुस्त था कि बेहतर होता है कि इसहाक डार साहब अगर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर स्टेप डाउन कर जाते और फिर इस केस को फेस करते, क्योंकि ये बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अदालत में पेश हो रहे हैं एज एन अक्यूज, नॉट एज ए विटनेस। तो ये जो चीज़ थी, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और अब ये कि ज़ाहिर मुकदमात का एक टाइम लिमिट दी हुई है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ने, उसी के बीच में ये सब कुछ होगा। और इसहाक डार साहब का जो अपना एक मौक़िफ़ है जिससे उन्होंने इसको चैलेंज भी किया हुआ है कि फर्द जुर्म जिस अंदाज में और जिस जल्दबाजी में वो है वो गैर कानूनी, उनके नज़दीक ये गैर कानूनी है और
तो ये चीज अवॉइड करना, ये मेरा ख्याल है इस चीज को चैलेंज करना है। नाज़िर साहब, इस वक्त सिचुएशन कुछ यूं भी है कि नए चेयरमैन आ गए हैं नैब के, और अब जो नैब है, आप क्या समझते हैं कि इसहाक डार के खिलाफ इल्जामात पर ठोस सबूत पेश करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, इस पे तो आप इसलिए कमेंट नहीं कर सकते कि ये हमें नहीं पता कि जो सबूत पेश किए जाएंगे वो इस तरह के होंगे कि अदालत से कन्विंस हो पाए, क्योंकि ये तो जाहिर है प्रोसिक्यूशन का काम है, और अगर इस तरह के सबूत पेश नहीं हो सके तो जाहिर है उससे इसहाक डार साहब का फायदा होगा। लेकिन इसहाक डार साहब जो उन्होंने इस पूरी प्रोसीडिंग को और अपने ऊपर लगाए गए जो पर्दे जुर्म है उसको जो चैलेंज किया हुआ है, सबसे पहले तो वो उससे निकलना चाहते हैं कि वो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है कि जी उनसे जो पर्दे जुर्म आयद हुई है वो आईनी और कानूनी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन के लिए की बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट को ये कन्विंस करे कि जो इल्जामात लगाए हैं उसके बारे में उनके पास कितने मौजूद हैं, कितने गवाह मौजूद हैं कि जिसमें वो इसहाक डार साहब पे ये जुर्म जो है ये साबित हो सकता है और उनको सजा हो सकती है। तो ये एक कानूनी लड़ाई है, इसको अगर कानूनी अंदाज में लड़ा जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रैटेजी है वो ये कि वो समझते हैं कि ये कानूनी के साथ साथ एक सियासी लड़ाई भी है और वो उसको दोनों अंदाज में लड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा मजहर साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा होता कि अगर वो स्टेप डाउन कर जाते, तो आपको क्या लगता है कि वो इतने पुरुम्मीद हैं कि उन्होंने स्टेप डाउन भी नहीं किया और वो इल्जामात से बरी हो जाएंगे? अगर वो बरी हो जाते हैं तब तो ये बात सादिक आ जाएगी कि चलें जी वो स्टेप डाउन नहीं किया, लेकिन अगर ये इल्जामात उन पर साबित हो जाते हैं तो फिर आप ओवरऑल उनकी जो एक स्ट्रक्चर है नून लीग के अंदर, तो उसको कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, देखें, हर दो सूरतों में, हाँ, चाहे वो इससे बरी हो जाए या उनके इल्जाम साबित हो जाए। अच्छा, जब आप पे एक मुकदमा कायम हो जाता है और मुकदमा भी रियासत ने कायम किया है, जब आप पे कोई मुकदमा कायम हो जाता है, उसकी एक प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, आप पे फर्द जुर्म आयद हो जाती है, तो इर्रिस्पेक्टिव कि आप इससे बरी हों या आपको सजा हो, आपको उस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए अखलाकी तौर पे, और अपने आप को क्लियर करा के आएंगे तो आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉरल पोजीशन से वापस आएंगे और आप ये कह सकेंगे कि मैंने गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया इसमें किसी भी तरीके से। अच्छा सही, मजहर साहब, इस वक्त इसहाक डार के ऊपर बहुत से केसेस चल रहे हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि IMF का इजलास भी होने जा रहा है, जिसके अंदर अब वो इस बिना पर तो शिरकत नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात हैं। तो अब उनकी जगह पर जो नया नुमाइंदा जा रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या वो पाकिस्तान की बेहतर तौर पर नुमाइंदगी कर सकेगा? देखिए, उसमें एक तो जाहिर है, वो तो जाहिर है फाइनेंस के लोग हैं, उनको पता होता है सारी चीजें, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन है। बिल्कुल कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए नहीं जा पा रहा IMF के इजलास में क्योंकि ही फेसिंग अ ट्रायल। वो इसलिए नहीं जा पा रहा कि उनपे यहाँ आज जो है वो उनका मुकदमे की समाअत है जी। तो ये जो सिचुएशन है, ये इसलिए जो सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहे कि उनकी यहाँ कोई मसरूफियात उनकी इस तरह की नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ जाएंगे तो कोई भी वहाँ जो फाइनेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या इवन IMF और वर्ल्ड बैंक, वो भी आपसे ये पूछ सकते हैं। बिल्कुल, इमेज पे सवालात उठ जाएंगे। अच्छा मजीद साहब, मईशत के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा और आपको क्या लगता है कि अब IMF से मजीद बातचीत करने की जरूरत पड़ जाएगी? बातचीत तो आपकी रहेगी, जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक जो आपने इतना कर्जा लिया हुआ है तो वो तो नहीं होगा। हाँ। वो तो बिल्कुल भी वो उससे, देखिए, स्टेट टू स्टेट जो स्टेट के जो ताल्लुकात होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या इस तरह के बड़े फोरम्स हो, वो टेम्पररी तो हर्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं, ठीक, लेकिन जाहिर है मार्केट पे इसके असरात पड़ेंगे। सावधान साहब की जो पोजीशन है और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो मार्केट पे तो डेफिनेटली पड़ेंगे, लेकिन क्या मार्केट पे मनफी असरात पड़ने की वजह से किसी का ट्रायल ना हो, ये दूसरा वो है। ये जाहिर है मार्केट पे असरात बेहतर पड़ते अगर आप स्टेप डाउन हो जाते एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रायल को फेस करते एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो वो उसके मार्केट में मुस्बत असरात थे। अब एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर फेसिंग अ ट्रायल, उससे दायरे मार्केट के मनफी असरात पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आप हमारे साथ थे और तमाम तर सिचुएशन चल रही है, सब पेशी जो है जारी है, 11 बजे तक ये पेशी जारी होगी। इस हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो हमसे गुफ्तगू भी कर रहे थे और डेफिनेटली ये सूरत हाल कुछ ऐसी है जिससे मुल्क में इस वक्त मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल के ऊपर भी काफी ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, सिमतें बहुत सी दुरुस्त करने की जरूरत है। इन सब पर मजीद भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और एहतसाब अदालत के बाहर अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। देखिए, एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असाजात रेफरेंस की समाअत इस वक्त जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बेशीर समाअत कर रहे हैं। इस्तगासा के आज दूसरे गवाह का बयान कलमबंद किया जा रहा है। इससे कबल गुज़श्ता समाअत पर एक गवाह का बयान कलमबंद हो चुका है, जिसने अपने तमाम तर सबूत अदालत में फराहम कर दिए थे, जिस पर जिरा भी हुई थी। लेकिन आज दूसरे गवाह अदालत में जो है वो उन्होंने अपनी तफसीलात, बैंक अकाउंट की तफसीलात जमा कराई हैं। उन्होंने बताया कि निजी बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, जिस वक्त उनसे रिकॉर्ड मांगा गया। 17 अगस्त को नैब की जानिब से रिकॉर्ड फराहम करने के लिए कहा गया था। उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब की गई थी तबस्सुम इसाक डार की, तो वो तमाम तर तफसीलात उनके बैंक अकाउंट्स की फराहम कर दी गई हैं। और हत्ता के उन्होंने बताया कि वो जो उनका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए फार्म होता है वो तक अभी अदालत को फराहम कर दिया गया है। तो जिस पर जो इसाक डार के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो बयान अपना जो है वो जिरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो नैब प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2000 की जो बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट हैं वो भी फराहम की गई हैं। और गवाह की शहादत को इस वक्त उन्होंने बताया कि अदालत जो है वो इब्तदाई शहादत के तौर पर ले इस सबूत को प्राइमरी सबूत के तौर पर अदालत कबूल करे। तो जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट को बतौर प्राइमरी सबूत नहीं लिया जा सकता। तो अभी तक जो है वो गवाह के जो बयान है उस पर जिरा का सिलसिला जारी है। नैब प्रोसिक्यूटर भी उस पर जिरा कर रहे हैं और दूसरी जानब इसाक के वकील भी जो उनकी जानिब से दस्तावेज़ात अब तक फराहम की गई हैं उस पर अदालत के साथ। बिल्कुल ठीक। आसिफ नवीद ये बताएगा कि इस वक्त इन फोकस डेफिनेटली अदालत के अंदर जो हो रहा है वो है, लेकिन बाहर की सूरत हाल भी बताइएगा कि बाहर सब कुछ पुरअमन तरीके से है, कोई किसी किस्म की कोई सूरत हाल तो नहीं देखने में आई? देखें, किसी किस्म की बदनज़मी तो नहीं है। आज सिक्योरिटी के इंतजाम भी जिस तरह अमूमन हमेशा तमाम हमने गुज़श्ता समातों पर भी देखा फुल प्रूफ रखे गए, ऐसे ही सिक्योरिटी इंतजाम है। 200 से ज़्यादा एहलकार जो है वो अदालत और अदालत के बाहर मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी इंतजाम को अपनी शक्ल दी हुई है उन्होंने। लेकिन आज जो गुज़श्ता समात पर अदालत की जानिब से कहा गया था कि दीगर जो यहाँ पर अदालतें हैं उनके केसेस को मुतासर न किया जाए और उनको वो भी यहाँ पर कार्रवाई मामूल के मुताबिक चले। लेकिन आज भी हमने देखा कि दीगर जो यहाँ पर 11 दीगर अदालतें हैं उनके जो साइलिन हैं वो यहाँ पर बाहर अदालत के बाहर मौजूद रहे। उनको अदालत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र, जिसकी बाहर लोगों ने शदीद एहतजाज किया। और उनका ये कहना था कि ये भी केस अहम है, लेकिन दीगर जो मुकदमात हैं उनको भी सुना जाए। लोग दूर दराज से अपने मुकदमात की समाअत के लिए अदालतों में जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि आगे सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अदालत दाखिले पर पाबंदी है, जिसके बायस लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनके केसेस भी मुतासर हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का। अच्छा आसिफ नवीद, ये बताइएगा कि समाअत का सिलसिला तो जारी है, समाअत के बाद किसी किस्म की प्रेस ब्रीफिंग या किसी किस्म की मीडिया से गुफ्तगू जो है वो प्लान में है नून लीग के रहनुमाओं की या इसाक डार साहब की खुद की? देखिए, इसाक डार जो हमने देखा कि इसाक डार ने जितनी भी अभी तक समातें हुई हैं उसमें किसी भी सवाल पर इसाक डार ने बराह रास्त जो है वो मीडिया से बातचीत नहीं की। लेकिन जो उनके साथ आने वाले पार्टी गुजरा होते हैं वो उनमें से अक्सरियत मीडिया से गुफ्तगू करती है। गुज़श्ता समातों पर तो सिक्योरिटी खदशात और अंदर आने जाने के मसाइल के बायस जो है वो बहुत ज्यादा बातें जो है वो तमाम जी ठीक है। इसाक डार साहब की फिलहाल मीडिया से कोई गुफ्तगू मुतवक्के नहीं है, किसी कोई प्रेस ब्रीफिंग मुतवक्के नहीं है। एहतसाब अदालत के बाहर का जो अहवाल था वो आसिफ नवीद अपडेट कर रहे थे। समाअत तकरीबन 11 बजे तक निपटा दी जाएगी, जिसके बाद अदालत का मौक़िफ़ सामने आएगा कि समाअत पे फैसला महफूज कर लिया गया है या फिर फैसला सुनाया गया है। तो इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे, पर बुरी बात यह है कि ये खबर जो है वो थोड़ी अफसोसनाक भी है, क्योंकि फुटबॉल के आलमी निगरान इदारे फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी है, जिसके बायस मुल्क में बुरी तरह की से ये जो इंटरनेशनल फुटबॉल की सरगर्मियां हैं वो रुक चुकी हैं। रुकनीत की मुअत्तली की वजह जो है वो फेडरेशन और हुकूमत के दरमियान तनाज़ुर जो फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल की है, इसमें बहाली का कोई रोड मैप नजर आ रहा है इस वक्त? कहीं पे आपको नजर आता है कि पाकिस्तान इस हवाले से कोई कोशिश कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का कंप्लीट जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जो आज की सस्पेंशन फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की है, ये पाकिस्तान की 70 साल फुटबॉल की तारीख का स्याह तरीन दिन है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान ना सिर्फ कंप्लीट आइसोलेशन में चले गया है बल्कि 10 से 15 साल फुटबॉल बैक फुट पे चले गया है।
इसकी असल में अगर रीज़न देखना चाहें और इसका रोड मैप देखना चाहें तो मैं आपको सिंपल अल्फाज में कहूँगा कि आपको पहले पता होना चाहिए कि फीफा है क्या, वाई दे हैव सस्पेंडेड पाकिस्तान। इसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। फीफा जो है पूरी दुनिया में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है जो कि 211 ममालिक को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, उनके अपने रूल्स हैं। वो कहते हैं अगर किसी ने हमारे साथ मेंबर रहना है तो उनको हमारे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी तरह कंप्लाई करने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर वो कोई भी बंदा नहीं करेगा, कोई मुल्क नहीं करेगा तो उसको सस्पेंड कर देंगे। इस सिलसिले में फ्रांस, इराक, ईरान, कुवैत जैसे ममालिक जो फुटबॉल के जायंट्स हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। पाकिस्तान एक बहुत छोटा उस असर है तो इसको भी ये सस्पेंशन देखनी पड़ी। और क्यों देखनी पड़ी? पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो हर 4 साल होते हैं। 2015 के जो इलेक्शन होने थे एज पर शेड्यूल प्रेसिडेंट PF इलेक्शन 30 जून 2015 को होने थे शांगला गली में जी। अनफॉर्चुनेटली जो शरीफ फैमिली है उसमें मरियम नवाज, हमजा शरीफ और कैप्टन सफदर ने एक प्लान बनाया कि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट और हॉकी पे अपनी मर्जी के बंदे को कब्जा दे दिया इन 2 बड़े स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस का, पाकिस्तान पे इसकी हुक्मरानी फैसल साले हाथ को उतार के कैप्टन सफदर को दी जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस ब्लेम सिलसिले गेम में का मैं आपको सिलसिला जो है वो जारी है। दोनों जानिब से कैप्टन सफदर के रिटायर्ड के जो तर्जुमान हैं वो भी इल्ज़ाम दे रहे हैं फैसल साले हयात को। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फैसल साले हयात खुद भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं नून लीग के रहनुमाओं पर। पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन को बतौर आज़ाद तंजीम काम करने में क्या रुकावटें हैं, क्या प्रॉब्लम है कि हम इस गेम को जो है आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है के ऊपर ये अपना कब्जा नहीं जमा सके और वो फैसल साले प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए तो इन जो है कैप्टन सफदर ग्रुप ने कोर्ट में जाके केस कर दिया। कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया। वहां पे एक PF का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया और उसको माहाना 5 लाख तकरीबन तनख्वाह पे लगा दिया जो कि फीफा के फंड से पेमेंट हो रही है। और आज तक और फीफा को फायदा नहीं हो रहा है। 2 करोड़ रुपए जो फीफा फंड से वो एडमिनिस्ट्रेटर तनख्वाह ले चुके हैं। ठीक। अच्छा, ये बता कि इस वक्त पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन जो है वो ये भी इल्ज़ामात आयद कर रही है कि सियासी रुकावटें बहुत ज़्यादा थी और इस बिना पर जो है वो ये सब कुछ हुआ। फीफा ने फाइनली अपने तमाम तर कवानीन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की रुकनीत को तो निकाल दिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब इतनी बार वार्निंग्स दी गई फीफा की जानिब से तो हमारी तरफ से कोई इकदाम क्यों नहीं किया गया? उनके कवानीन को पूरा करने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? फीफा सिंपली कहता है या आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है, इधर यू टेक इट और लीव इट। वो कहते हैं कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस उनका एक सेक्शन है 19, 16 और 14 उसकी क्लास 3 है। वो कहते हैं अपना अपना जो भी बंदोबस्त करेगा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और वो आपको ये पता होना चाहिए मिलियंस ऑफ डॉलर हर मेंबर एसोसिएशन को देते हैं जो कि ठीक है। अच्छा सर, डेफिनेटली एक बड़ा तारीख दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पहले हमारे गेम्स अब बहाली का शिकार हैं, दूसरा फीफा ने जो है हमारी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। अब कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मायूसी तो फैल गई है, जो फुटबॉलर्स हैं जो इस गेम को खेलना चाहते हैं उनका मोराल कितना ज्यादा डाउन हुआ होगा? देखिए जी, पहले तो मैं आपका थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी। पाकिस्तान फुटबॉल जो है 2004 से लेके 2015 तक बहुत ऊपर जा रहा था। बिल्कुल। जब फैसल सालेहात ने 2003-04 में एज ए प्रेसिडेंट PF टेक ओवर किया तो पाकिस्तान की रैंकिंग 186 थी। ठीक। जो है 2010 में ये कम होके 156 आ गई जो कि बड़ी अच्छी रैंकिंग थी। जी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी काविशों की वजह से इंडिया जो इस वक्त वर्ल्ड का उसकी रैंकिंग 100 है 211 में से, उस वक्त वो 140 था 2014 में। हमने इंडिया में जाके उनको गोल्ड लेवल पर हराया है। उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में आया 2015 के बिगिनिंग में। जिस दिन 2015 में जून में कब्जा हुआ है तो मार्च अप्रैल में आया, उसको हमसे 40 गुना बेहतर था, उसको भी हमने पाकिस्तान में हराया। तो हमारी ग्राफ बड़ा अच्छा जा रहा था। हमारी जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल क्लब उनको हायर कर रहे थे। अभी भी हमारा एक कलीमुल्ला US क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे है, बहरीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। हमारी बच्चियां जाने शुरू होंगी थी मालदीव में
तो ये पाकिस्तान वाज ए ग्रोइंग फुटबॉल कंट्री। इसी की वजह से हमें AFC ने 2013 में एस्पायरिंग अवार्ड दिया था कि हम एक एस्पायर कर रहे हैं डेवलप होने के लिए। ऑल सेड एंड डन। सर ये बताइएगा जहाँ पर हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मुल्क में बुला रहे हैं और वहाँ पर ये इमेज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से हम खेलों के शौकीन लोग मौजूद हैं, हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम दहशतगर्द अनासिर को हम शिकस्त दे चुके हैं, वहीं पर इस तरह की अगर रुकनियत मअतल हो रही है तो ओवरऑल इमेज किस तरह का जाएगा? एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि खिलाड़ी आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमने खेल ही बंद करवा दिया। देखिए जी, मैंने अब बिगिन में कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सियात नहीं देना है, जिसके लिए रूलिंग पार्टी जो है मरीन नवाज जिसकी करेंदा है, जो सेल चला रही थी, जो हमजा और सफदर के साथ मिलकर फुटबॉल को तबाही के तरफ ले गई है, तो वो फिर ऐसे ही होगा। लेट पाकिस्तान फुटबॉल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। हम एक प्राइवेट बॉडी हैं, मुझे नहीं समझ आती कि प्राइवेट बॉडी पे तो हाई कोर्ट डिसीजन ले ही नहीं सकती। हमारे खिलाफ वो कैसे हो गया, वो कोर्ट में ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान है। हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि मेरिट पे फैसला करें, और अगर ऐसे काम रहे कि गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करे और हाई कोर्ट्स वगैरह जो प्राइवेट बॉडियों को जो सर अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्योंकि फीस हमारी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी है और ब्लेम गेम का सिलसिला भी जारी है, और यूजुअली यही होता है कि जब कोई इकदाम हो जाता है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन पूरा तबाह हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि जी ये क्या हुआ, और फिर ब्लेम गेम होता है। अब फाइनली क्या सोचा है हमारी फेडरेशन ने, फाइनली क्या सोचा है हुकूमत ने कि अब किस तरीके से इसको ओवरकम किया जाएगा? जब जुलाई 2015 से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होगा, तेलेगा को फुटबॉल काम नहीं करेगा, कोई फुटबॉल की एक्टिविटी नहीं होगी, हमें कोर्ट ने कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे। जब फुटबॉल कोर्ट के आर्डर की वजह से होगा ही नहीं, और जिस कोर्ट ने जिस एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ पैसे उसके पास वो एक्टिविटी कोई नहीं कराएगा जानबूझ के, तो फुटबॉल पर ऐसे होगा। फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए फुटबॉल कराना पड़ेगा। हमने हर साल हम 37 से 38 इवेंट कराते थे। हमारे 2006 में जब श्रीलंका पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान नो गो एरिया बन गया था। हमारी सेटअप ने 35 इंटरनेशनल पाकिस्तान में लेके आए हैं, जो कि अभी बिलियन डॉलर खर्च करके, वो भी आर्मी की सपोर्ट की वजह से क्रिकेट और फुटबॉल के लोअर लीग के मैचेस हुए। हमने इंडिपेंडेंटली खुद अपने रिसोर्सेज किए थे। तो वो बेसिकली हमें एज ए कॉम ना सिर्फ फुटबॉल, तमाम स्पोर्ट्स को जिस तरह के वर्ल्ड के गवर्निंग बॉडी हैं, जिस तरह वो उनके रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना चाहिए और गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। और मैं ये मानता नहीं हूं अगर गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि हमारा फ्यूचर यूथ है, 6% हमारी यूथ है पाकिस्तान में। सर ये भी आपसे जानूंगी कि अब इंटरनेशनली तो जो फीडबैक एनीवे हमारा मेरा ख्याल है राब्ता उनके साथ खत्म हो चुका है, और डेफिनेटली एक सवाल अभी मेरे जहन में आ रहा था, मैं जानना चाह रही थी कि ये अब जो सेटबैक पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन को मिला है वो तो अपनी जगह, लेकिन हम लोग इसको बहाली करने के लिए, इसको मजीद बेहतर करने के लिए नेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो अपनी कोशिश हमें करनी चाहिए, ताकि तब जाकर हम इंटरनेशनली भी जो है वो अपनी इस तमाम तो टूर्नामेंट को आगे लेकर बढ़ सके। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और जैसे कि वो कह रहे थे कि काफी सेहतरीन दिन है आज फेडरेशन का, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इस वक्त आपको बताएं कि हमारे कराची में ATC कोर्ट के बाहर इस वक्त फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काफ़ी साथी जेल में हैं और हमारी ख्वाहिश है कि मुकदमे में अगर पेशरफ्त होगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल जाएगा जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है 22 अगस्त के वाक़े से ना। तो कुछ मेरे ख्याल में ये ज़रूरत थी कि हमारे बयानात भी IO कलम बंद करें, तो हमारे बयानात हो गए मेरे और आमिर खान भाई के। मुझे लगता है कि अब अगली तारीख है 28 अक्टूबर, तो 28 से फिर ये केस आगे चलना चाहिए और इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए और लोगों को फिर इंसाफ और रिलीफ मिलनी चाहिए। तो एक तो हम ये समझते हैं। दूसरा ये जो एक छलावा वाला मामला ये अभी तक है, और कराची की तालिबात और हमारी बेटियां मैं समझता हूँ कि और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का बल्कि इस्तराब और बेचैनी का शिकार हैं, और वो ये सोचते हैं कि वो अपनी बेटियों को, बहनों को काम के लिए बाहर भेजें, जाने दें, या बिल्कुल उन्हें घर में जो है वो घर ही में रखें, तालिबात को
कॉलेजेस जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटीज़ जाना है, और फिर वो तालिबात जो बसों में आती हैं, जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जहनी बेचैनी और इस्तिराब का शिकार हैं बहुत लाखों फैमिलीज़। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं आ रही है, सूबाई हुकूमत की तरफ से, वज़ारत दाखिला की तरफ से भी कोई तसल्ली बख्श बात नहीं आ रही है, और ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, और कोई रास्ता निकलना चाहिए। इन लोगों का मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं। ये कब तक कहानी चलेगी नामालूम अफराद की? अब ये इनका पता चल जाना चाहिए, इनका मालूम हो जाना चाहिए कौन लोग हैं, और इनको सज़ाएं दी जानी चाहिए। और जो ये खौफ व हिरास मचाया हुआ इन्होंने, और हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस लगता है कि बिल्कुल बेबस है, तो अपनी बेबसी का इतराफ़ करें, किसी और को मौका दें कि भाई कोई और जो है वो यहाँ पर लोगों को, बल्दिया उस्मा कराची को इख्तियार दे, कोई कम्युनिटी पुलिस बनाए, चौकीदारी निज़ाम कायम किया जाए, और इसमें हमारे जो काउंसलरों का यूसी चेयरमैन का नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करें, उनके ज़रिए से इलाकों में नज़र रखें कि कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। देखें, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि हुकूमत आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में क़तई नाकाम हो गई है, और अगर हुकूमत मुस्तफ़ी नहीं होती तो कम से कम अपनी इस नाअहली का और नाकामी का इतराफ़ तो कर लेना चाहिए। इसमें कोई मायूब बात नहीं है, और हुकूमत ये कह दे कि भाई हमारे बस में नहीं है, तो फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को ये काम दिया जाए, बल्दिया उस्मा कराची को ये काम दिया जाए, मेयर कराची को ये काम दिया जाए। हम कम्युनिटी पुलिस का और चौकीदारी का निज़ाम वज़ा करके इन सारी चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। ये मुमकिन, ऐसा यानी कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। दूसरा, आपने हाँ देखें, MQM के तो अपने 150 से ज़्यादा कारकुनान ऐसे हैं जो लापता हैं, और उनके लिए हमने तहरीक भी चलाई, मुजाहरे भी किए, और ज़रूरत पड़ी तो आइंदा भी करेंगे। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि 23 अगस्त के हमारे इक़दाम के बाद उसूली तौर पर MQM पाकिस्तान से जुड़े हुए किसी भी लापता शख्स को अब गुमशुदा या लापता नहीं रहना चाहिए, और उनका पता चल जाना चाहिए। अब मिसिंग पर्सन के अहले खाना, लापता अफराद के अहले खाना भी जो है वो अपने बिछड़े हुओं से मिलें, और ये उनका हक़ है। कम से कम ये मालूम हो कि उनका जुर्म क्या है, और अदालत में उनके मुकदमात भेजे जाएं, उनकी गिरफ्तारी को जाहिर किया जाए अगर वो किसी कानून नाफिज करने वाले। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका यही कहना था कि आज उन्होंने अपने बयानात कलमबंद करा दी हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि अब 28 अक्टूबर से जो है ये सिलसिला मजीद जारी होगा। इस वक्त भी वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी वो दे रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि MQM के लापता जो कारकुन हैं उनके हवाले से एहतजाज भी किया गया, चुरा ग्रुप की भी बात की, और मजीद भी इस वक्त उनकी बातचीत जारी है, जिस हवाले से आपको हम अपडेट करते रहेंगे। सो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दुबई रियल एस्टेट में पाकिस्तानियों की 8 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की निशानदही के बाद विफाकी तहकीकाती इदारे को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन FBR ने कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दुबई रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने वाले पाकिस्तानियों की मालूमात हासिल करने के लिए दुबई अथॉरिटी को खतूत लिखे गए, ताहम इनकी जानिब से अब तक जवाब मौसूल नहीं हुआ।
FBR हुक्काम ने कमेटी को बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुआहिदे के तहत कंपनी किसी फर्द के नाम पर रजिस्टर्ड हो तो इसी सूरत में मालूमात हासिल की जा सकती हैं, जबकि तमाम लोगों का जनरल डेटा हासिल करना मुमकिन नहीं है। कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR की जानिब से मौसूल होने वाली मालूमात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मामला FIA के सुपुर्द कर दिया। उधर स्टेट बैंक हुक्काम ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान दुबई रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए किसी भी पाकिस्तानी ने इनसे बाकायदा इजाज़त नहीं ली। कमेटी ने मामले की मजीद तहकीकात के लिए शिजा मनसब अली खान की सरबराही में 3 रुकनी ज़ेली कमेटी कायम कर दी। कायमा कमेटी बराए खजाना ने इजलास के दौरान पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया गया। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कंपनी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दरामदाद और बरामदाद के लिए LC का अमल ज़ेरे इल्तवा है, जिसके हवाले से विफाकी काबीना पहले ही मंजूरी दे चुकी है। तहम इसकी ताकीर ईरान हुकूमत की जानिब से हो रही है। डिप्टी गवर्नर ने कमेटी को यकीन दहानी कराई कि इस मामले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान दुबई रियल एस्टेट में पाकिस्तानियों ने $8 अरब की सरमायाकारी की, जबकि 2013 और 2014 की दरमियानी मुद्दत में पाकिस्तानियों ने दुबई में तकरीबन $4 अरब की सरमायाकारी की। और इसके हवाले से मज़ीद आपको बताएं कि सन 2016 के निस अरसे में पाकिस्तानियों ने दुबई में 3 अरब इमारती धर्म यानी 85 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि हिंदुस्तानियों ने 7 अरब और बरतानवी शहरियों ने 4 अरब धर्म की जायदादें खरीदी। ये काम कई सालों से बाहर किया जा रहा है। पैसा बाहर क्यों लगाया गया और जब ये पैसा बाहर जा रहा था तो किसके थ्रू जा रहा था, कौन से चैनल इसके थ्रू इस्तेमाल किया गया, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है माहिर माशियात हनीफ जारिया साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि 2008 में से ये पैसा जो है वो बाहर मुंतकिल किया जा रहा है और UAE में ये पैसा लगाया जा रहा है। 10 साल हो चुके हैं इस काम को होते हुए। इसकी क्या वजह समझ आती है आपको, बाहर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है? ये स्टार्ट ज़्यादातर हुआ जुलाई और अगस्त में, जबकि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट दुबई ने एक न्यूज़ छापी जो खलीज टाइम और गल्फ ने ये लिखा कि पाकिस्तानियों का इस कंट्री के अंदर 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने पैसे कोट किए थे 21 बिलियन दरम, जो कि उस वक्त $8 बिलियन के हिसाब से बनते थे। अब इन्होंने उसको वेरीफाई करने के लिए और एब्रप्टली काम करना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व थी, FBR भी था और सेनेट की कमेटी इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। बड़ी अफसोस की बात है कि अभी उनको बताया गया FBR ने कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि UAE गवर्नमेंट ने इनको इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली इनको जवाब दिया कि इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि परमिशन से फॉरेन एक्सचेंज इस मुल्क के बाहर गया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा गैप है जी। हमने जो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करने का यहाँ रखा हुआ है, फॉरेन करेंसी अकाउंट से जो हम रेमिटेंस बाहर लेकर आते हैं जाते हैं, उस पर कोई मॉनिटरिंग और कंट्रोल नहीं है। इस वजह से ये पैसा चला जाता है। जहां तक US डॉलर है, उसका जरा सा अगर आप रेमिटेंस करें तो नॉस्ट्रो न्यूयॉर्क से जाता है तो काफी रेमिटेंसेस रुक जाती हैं, तो लोग प्रिफर करते हैं कि UAE की करेंसी में वहाँ पैसे भेजते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चेकिंग तो होना ही चाहिए। और जब ये पैसा बाहर जा रहा था तो एजेंसीज को भी मालूम होगा। लगभग 10 साल से ये सिलसिला जारी है। तब तक एजेंसीज क्या कर रही थी, क्योंकि पैसा अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू जाए या फिर हुंडी हवाले के थ्रू, इस पर एक कानून लागू होता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी सर, आपको आवाज आ रही है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, लॉक के जरिए जा रहा होता तो रुकावट करते, ठीक है ना। ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग प्रैक्टिसेस राइट नाउ, अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं मोर देन $50,000, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपसे गारंटी लेता है कि ये पैसा वक्त ज़रूरत रिपैट्रिएट होकर पाकिस्तान आएगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो बिल्कुल खुल के बता दिया कल सेनेट कमेटी में कि कोई भी ऐसा पैसा इनसे पूछ के गया ही नहीं है। तो फिर दूसरा तरीकाकार तो हुंडी रह जाता है ना, और हवाला रह जाता है। देखें, हुंडी और हवाले का काम इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। हमने आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया
कि जिसके तहत इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। आज मीडिया इतना स्ट्रांग है, आज डिजिटल मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रांग है कि ये ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन हमें विल पावर नहीं है। देखिए एक बात सुनो, पनामा का जो पैसा है, पनामा के अंदर क्या केस हो रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वो भी तो अनऑफिशियल वे से बाहर निकला है ना। तो लोग ये देखते हैं कि जब डिसीजन मेकर्स वही इन लॉ को फॉलो नहीं करते तो एक पुअर बंदा क्यों इस चीज को फॉलो करेगा। वो तो कहेगा कि अगर पकड़ा गया तो सारी मेरी जन्म की कंसीलमेंट के अंदर ये कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो वो फील करते हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दुबई में देखें। अच्छा हनीफ बताएगा, ये तो मुमकिन है कि बाहर से पैसा आकर पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी लग जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जाकर बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात में गलत कामों में लगे, क्योंकि वहां तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है, तो फिर ये सब कैसे मुमकिन होगा? देखें, ये टू वे बायलैटरल एग्रीमेंट से होता है, ठीक है। हमारे मुल्क में इस वक्त तो इनफ्लो आ नहीं रहा। अगर कोई कहे कि फॉरेन करेंसी को मुल्क में लेकर आ रहा है, नहीं ला रहा। अब एक्सपेक्ट पाकिस्तानियों की जो रेमिटेंस है, ये भी उठा के देख लें कि अब उसमें कमी आना शुरू हो गई है। इस वक्त तो इस वजह से भी नहीं आ रहा पैसा कि लोगों को ये यकीन और एतमाद है कि पाकिस्तान का रुपी डीवैल्यू हो जाएगा। डीवैल्यू हो जाएगा तो उनको पाक करेंसी में ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो ऑफिशियल रिसोर्स से भेजेंगे, क्योंकि इस वक्त जो प्रीमियम रेट है वो 0.5% to 1% है। लेकिन एक तो ये है, दूसरा ये कि इनको पता है कि इस वक्त कोई भी मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिसी नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई चीज नहीं है। देखें एक बात सुने, ये जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू तो है ना, 4 साल हो गए, 5वां साल कंप्लीट कर रही है। तो ये अचानक ये अभी नहीं हुआ, पनामा के केस के बाद। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई मुस्तहकम पॉलिसी है, कोई इसके ऊपर डिबेट नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हनीफ आचार्य जी, जो कि हमसे बात कर रहे थे दुबई के हवाले से, जहां पर रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से जो है इतनी ज़्यादा जायदादें जो हैं वो सामने आई हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस अहम मसले के ऊपर हमें अपने तज्ज़िये और तबसरे से आगाह किया। अब कुछ बात करते हैं पंजाब की, और जहां हम बात करते हैं कि पंजाब दिन ब दिन डेवलपमेंट का शहर बनता जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पंजाब में पंजाब के जो वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब, वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। अब चाहे ये पब्लिसिटी स्टंट हो, वोट गेन करने का तरीका हो, लेकिन जो भी हो तारीफ तो करनी पड़ेगी। बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस सर्विस का इफ्तिताह भी कर चुके हैं, और अब ये मोटरसाइकिल हर गली महल्ले में शहरियों के लिए दस्तयाब भी होगी। सूबे के 9 बड़े शहरों में 900 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे अदनान, उनकी रिपोर्ट में। जी, पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर के 9 अजला में जो है मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है। लाहौर शहर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, इसमें तकरीबन 200 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स को जो है एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए इस वक्त इंक्लूड किया गया है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार, हर बाइक पे एक रेस्क्यू एहलकार को दी जाएगी, जिसके साथ उसको एक मेडिकल किट दी गई है, जिसमें एमरजेंसी के लिए मरीज़ों को या कोई भी एक्सीडेंटल केस सामने आए तो उसको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जो चीज़ें और जो अदवायात मुयसर होंगी वो इस पूरी मेडिकल किट में यहाँ मुहैया की गई हैं। हमारे साथ कुछ रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इस मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए जो है वो ट्रेनिंग भी ली है और आगे इस पर काम भी करने वाले हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा और कैसे इसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि लाहौर शहर के कई इलाके ऐसे भी हैं जिनमें बहुत तंग गलियाँ हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ जाना नामुमकिन जो है वो माना जाता है। वहाँ सिर्फ मोटरसाइकिल ही जा सकती है, जिसके लिए कहा यही जा रहा है कि उन इलाकों के लिए, ज़्यादातर उन्हीं इलाकों के लिए इस मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का जो है वो आगाज़ किया गया है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं, जी बताइएगा, आपको इसके हवाले से ट्रेनिंग भी दी गई है, तो इसमें ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल था, और आपकी इस टूल किट जो आपको मेडिकल किट दी गई है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सर, इसमें जितनी चीज़ें एम्बुलेंस में होती हैं उससे तकरीबन ज़्यादा ही होंगी, तकरीबन ज़्यादा ही होंगे। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके अलावा कोई चीज़, जितनी चीज़ें एम्बुलेंस में हैं वही चीज़ें हर एम्बुलेंस से ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। आपको इस हवाले से ट्रेनिंग भी दी गई है, इसके हवाले से ट्रेनिंग में क्या चीज़ें ज़्यादा आपको बताई गई और शामिल की गई, और रिस्पॉन्स के हवाले से बताइएगा कि आपको रिस्पॉन्स टाइम कितना ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम बताया गया है?
जी सर, वैसे बेसिकली हमारा रिस्पांस टाइम 7 मिनट है जो स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन हमें बताया गया है कि कंजस्टेड एरिया है उनमें मैक्सिमम 3-2.5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो होगा। हो सकता है इससे भी हमारा टाइम रिड्यूस हो। जी, क्योंकि इनका भी यही कहना था कि ये मोटर बाइक सर्विसेज जो एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं, ये ज़्यादा लाहौर के उन एरियाज़ के लिए स्टार्ट की गई हैं जो कंजस्टेड एरिया है, जहाँ गाड़ियाँ जाना नामुमकिन है, और लाहौर के कुछ अंदरून लाहौर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर वाकई ही गाड़ियाँ जाना नामुमकिन है। तो उसके लिए देखने में यही आ रहा है, ये एक खुशाइंद इकदाम है और लाहौरियों के लिए और उन 9 अज़ला पंजाब के लिए ये एक खुशखबरी है और ये एक अच्छी चीज़ है जो पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू की गई है। इसी हवाले से हमारी रेस्क्यू एहलकारों से भी गुफ्तगू हुई, उनसे भी बात हुई, तो उनका कहना था कि ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं इसका रिस्पांस टाइम जो दूसरी एम्बुलेंस वैन्स हैं उससे भी कम बताया जा रहा है, और इनकी टूल किट में, मेडिकल किट में वो चीज़ें शामिल की गई हैं जो उस एम्बुलेंस वैन में शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के अंदर तो ये सर्विस शुरू कर दी गई है और डेफिनेटली लाहौर के अंदर भी अंदरून शहर में कुछ ऐसी गलियां हैं, कुछ ऐसी जगह मौजूद है जो बहुत तंग है और वहां पर ये एम्बुलेंस मेरा ख्याल है बड़ी करामत साबित होगी। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब कुछ बात करते हैं खाने पीने की, और खाने पीने की जब भी बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों ही सोचते हैं कि आज घर में क्या पक रहा होगा, लेकिन आज गुड मॉर्निंग आज में सेशन में क्या पक रहा है ये आपको दिखा